बीएससी सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट 4 है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी का ही एक और लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इससे पहले हम आप सभी को ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 4 का यह आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। समझो इस बात को कि कोई भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे वह अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वह विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वह कोई भी प्रकार का स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, वह कुछ नियमों पर वर्क करता है और उन्हीं नियमों को ही हम कहते हैं फंडामेंटल लॉज। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल लॉज होते हैं, इसमें जो हमारे पास सबसे फेमस फंडामेंटल लॉ है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पूरी चीज़ों पर बात भी करने वाले हैं, उसका नाम है बीर-लैम्बर्ट्स। ठीक है, बीर-लैम्बर्ट्स लॉ हमारे पास है, इसी के बारे में हम पूरी चीज़ों पर बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ये एक्चुअली दो लॉज का कॉम्बिनेशन है। इस लॉ की सहायता से हम क्या करते हैं, यानी कि इस नियम की सहायता से हम इस चीज़ का डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल होता है उस पर जो हमारे पास लाइट से इंसिडेंट हो रहे हैं तो उनकी कितनी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, इसी का ही डिटर्मिनेशन करते हैं इस लॉ की सहायता से, और यही हमारे पास फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, यह बात हम जानते हैं। मैंने आप सभी को अभी ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जो बीर-लैम्बर्ट्स लॉ है ये एक्चुअली दो लॉज का कॉम्बिनेशन है, यानी कि बीर लॉ और हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ, इन दोनों का यह एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास एक सैंपल होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सैंपल को हम सॉल्वेंट में घोल कर मिलाने के बाद हमारे पास एक नए प्रकार का सोल्यूशन मिल जाता है और सॉल्वेंट को रखे रहते हैं। ठीक है, और इन पर हम क्या करते हैं, अपने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले लाइट को या रेडिएशन को हम क्या करते हैं, इन पर अटैक कराते हैं। ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम यह भी आप सभी को बता चुके हैं कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है वह I0 है और जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी I है। ठीक है, तो I/में I0 का जो वैल्यू होता है वह क्या कहलाता है, यह ट्रांसमिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिटेंस का यह जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लाइट आ रहा है उसके कितने मॉलिक्यूल हमारे सैंपल पर अटैक किए हुए हैं, इनकाउंटर किए हुए हैं, इस बात पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। और चलो अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बीर्स लॉ है एंड लैम्बर्ट्स लॉ है, दो लॉज हैं। तो हमारे पास जो लैम्बर्ट लॉ होता है यह इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताता है कि हमारे पास जो सैंपल सेल का कंपार्टमेंट है उसका लेंथ कितना है। ठीक है, कितने लेंथ का हमारे पास सेल कंपार्टमेंट है इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी ट्रांसमिटेंसी कितनी होगी। और जो हमारे पास बीर्स लॉ है वो यह बात कहता है कि हमारे पास जो सैंपल है उसका कंसंट्रेशन कितना है, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपने लॉज का निर्माण किया। और इन्हीं दोनों लॉज के बारे में हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो एक काम करता हूं, मैं जितनी भी चीज़ों को पहले बोला हूं इन चीज़ों को मैं पहले लिख लेता हूं ताकि आप जब भी कभी पढ़ें तो इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद हम इन लॉज पर बात करना शुरू करते हैं। तो जितनी बातों को मैंने समझाया उन चीज़ों को यहाँ पर हमने लिख लिया है कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग बीर-लैम्बर्ट्स लॉ या फिर लैम्बर्ट-बीर्स लॉ की सहायता से हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ का डिटर्मिनेशन करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल के द्वारा कितनी लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इनफैक्ट वास्तव में दिस लॉ इज द कॉम्बिनेशन, हमने आप सभी को बताया ना कि हमारे पास जो बीर-लैम्बर्ट्स लॉ होता है या दो लॉज का कॉम्बिनेशन है। पहला हमारे पास बीर्स लॉ, दूसरा हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन ए लाइट बीम इज पास्ड थ्रू अ सैंपल ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ठीक, इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी क्योंकि हम हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस चीज़ को डिस्कस किए हैं। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट की I0 और जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है जिससे हम कह रहे हैं कि I उसकी इंटेंसिटी है, तो इन दोनों का जब हम रेशियो ले रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल, लाइट बीम के कितने मॉलिक्यूल एनकाउंटर हुए हैं हमारे सैंपल पर। ठीक है, दिस 10 फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड लेंथ हैव अ
मार्क्ड इफेक्ट ऑन दिस रेशियो। और ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन में अगर हम बदलाव करते हैं, टेम्परेचर में बदलाव करते हैं, उसके पाथ लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, तो ये सभी के सभी उस रेशियो पर अफेक्ट डालेंगे। कौन से रेशियो पर? ये जो हमने यहाँ से रेशियो को बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ होता है वह हमारे पास पाथ लेंथ पर रिलेटेड होता है या फिर इस पर हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में कंसर्न करता है। और जो हमारे पास बीयर्स लॉ होता है ये हमारे पास सैंपल के कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेट होता है या फिर कंसर्न्ड होता है, मतलब उसी के बेस पर ही अपना नियम बनाया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि बीयर्स लॉ क्या होता है और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। तो अब चलिए बात करते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ क्या है और बीयर्स लॉ क्या है। इनको अलग अलग हम पहले अध्ययन करेंगे, फिर इनका हम कॉम्बिनेशन रूप भी अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लैम्बर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दिस लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज of the intensity of the radiation with the path length is proportional to the intensity of the monochromatic incident light। अब इसको समझो कि ये बात क्या बोली जा रही है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? पाथ लेंथ के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वह di0 अपॉन में dx होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास वैल्यू होता है वह हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट के। तो हमने चूंकि ऑलरेडी सपोज कर लिया है कि हमारे पास जो I0 है या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है, इसलिए यहाँ पर I0 हमने ले लिया, ठीक है। और यह जो वैल्यू होता है यह एक्चुअली निगेटिव में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हमारे सैंपल से इंसिडेंट लाइट गुजरता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट गुजर रहा है, तो चूंकि हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो हमारे सैंपल से गुजरेगा तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वह कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर हम निगेटिव साइन लगाते, अगर यह इंक्रीज करता तब तो पॉजिटिव साइन रहता ही रहता, ठीक है। यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं यह भी कि वेयर जहाँ पर हमारे पास जो I0 है वह क्या है, वो हमारे पास है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ किसका? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट। और जो हमारे पास x है वो क्या है? ये हमारे पास है पाथ लेंथ को डिपेंड कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है, पाथ LENGTH, ठीक है। और यहाँ पर मैं यह भी मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो निगेटिव साइन है वह किस चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिख देता हूँ कि हियर, यहाँ पर जो हमारे पास निगेटिव साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक है, इंडिकेट्स द डिक्रीज इन, ठीक है, इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो निगेटिव साइन है वह किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? वह रेडिएशन के इंटेंसिटी में डिक्रीज, यानी कि जो हमारे पास घट रहा है उसका यह इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये हमने लैम्बर्ट्स लॉ पर बात किया। लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विथ पाथ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट। ये स्टेटमेंट याद रखना। मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास जो लैम्बर्ट लॉ होता है वो पाथ लेंथ को कंसर्न करते हुए अपने नियम को बनाया गया है। और जो हमारे पास बीयर्स लॉ होता है, अब यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए बीयर्स लॉ, ठीक है। अब इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि बीयर्स लॉ क्या कहता है। तो बीयर्स लॉ जो हमारे पास है, दिस लॉ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस लॉ स्टेट दैट, ठीक है, स्टेट दैट, या किस चीज़ को स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, the rate of change of intensity, ठीक है, of intensity of radiation with, ठीक है, with path length, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर जी पाथ लेंथ इस बार फिर से ले रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर अभी ध्यान से सुनते हुए चलना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विथ पाथ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, किस चीज़ का कंसंट्रेशन होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, और इसमें अगर आप स्टेटमेंट बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं व्हिच पासेस थ्रू द लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट। तो अब यहाँ पर अगर इसको भी हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी निगेटिव साइन आता है और यहाँ पर डी आई नॉट अपॉन में डी एक्स होगा, और ये जो हमारे पास वैल्यू है वह हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल को बढ़ाते चले जाएंगे, ओके, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी है ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन यह इंडिकेट कर रहा है कि वही इंडिकेशन है, कुछ अलग इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी फिर से मैं रिपीट करूंगा तो बात वही होगी और यहाँ पर समय भी लग जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि चलो इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया, और यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए कि वेयर, जहाँ पर हमारे पास C जो है इज़ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, यह क्या है, मोलर कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब इन दोनों का एक्चुअली हम कॉम्बिनेशन फॉर्म लेने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का उपयोग करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा माइनस डी आई नॉट अपॉन में डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या होगा, C इंटू आई नॉट होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, आई नॉट को इधर में भेज देता हूँ, तो डी आई नॉट अपॉन में हमारे पास हो गया आई नॉट इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल साइन को भी हम हटा लेते हैं। तो पहले प्रोपोर्शनल साइन को हटा लेते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, जिसे हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एप्सिलॉन कहेंगे, और एप्सिलॉन C आई नॉट हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास C लिखा गया है ये एक्चुअली कैपिटल C है, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर जी एप्सिलॉन जो है यह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो इसे एक्चुअली कहा क्या जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हियर एप्सिलॉन इज नोन एज, ठीक है, एप्सिलॉन इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट which is known as, जिसे हम कुछ इस नाम से जानते हैं, कैसे, which is known as मोलर, ध्यान से सुनते हुए चलना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोलर एक्सटेंशन, और यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉफिशिएंट, ठीक है। और इसी को ही दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इसे दूसरे नामों से इस प्रकार जाना जाता है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी, ठीक है, एब्जॉर्बिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी को ही दूसरे नामों से भी जाना जा सकता है कि मोलर एब्जॉर्बिलिटी, या फिर एब्जॉर्प्शन लिखा जा सकता है। पहले एब्जॉर्प्शन मैं लिख देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है इसको भी मैं अभी समझाता हूँ, बस ध्यान से वो सुनते हुए चलना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन लिखा गया है इसे हम इतने नामों से जानते हैं, और ज़्यादातर उपयोग में देखने को जो मिलता है वो मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट के नाम से देखने को मिलता है। ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है पहले इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। एप्सिलॉन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सैंपल है और उस पर जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन आ रहे हैं, तो वह सैंपल कितनी मजबूती से हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, इसी को ही हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि निगलने की कितनी क्षमता है, मोलर को निगलने की कितनी क्षमता है, इसी को ही एप्सिलॉन कहते हैं अगर हिंदी में बोला जाए। और यह जो होता है यह डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब चलिए अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन को प्राप्त किया था और इसके नीचे जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखवाया था वो आपको लिख लेना है। अब इसी इक्वेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे। देखो अब हमें क्या करना है, एक्चुअली अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो डी आई नॉट है वह अपॉन में आई नॉट कर देते हैं, और जो डी एक्स है उसे उस तरफ ट्रांसफर में कर देता हूँ, तो एप्सिलॉन C और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे नहीं किया जा सकता। तो एक बात मैं लिख देता हूँ कि ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं समझना इस बात को। देखो जब हमारे पास जो पाथ लेंथ है,
ठीक है। पाथ लेंथ मतलब क्या, जो हमारे पास सेल कंपार्टमेंट है, ठीक है, अगर उस सेल कंपार्टमेंट को हम हटा देते हैं, हटाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पाथ लेंथ 0 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है जितनी इंटेंसिटी का, उतनी ही इंटेंसिटी का वह निकल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, अपने सेल कंपार्टमेंट के साइज को, यानी कि सैंपल जहां पर हमारे पास रखा गया है उस साइज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लेंथ को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन आता जाएगा उसमें से एब्जॉर्बेंस होता जाएगा, और जब एब्जॉर्बेंस होता जाएगा तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास ट्रांसमिटेंस हो रहा है रेडिएशन का, वो क्या होगा, वो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो इंटेंसिटी है, माइनस यहां पर लगा हुआ है, इंटेंसिटी हम कह रहे हैं कि आई नॉट से आई की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास डी आई नॉट अपॉन में आई नॉट ही रहेगा। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास एप्सिलॉन सी रहेगा ही रहेगा, जो हमारे पास एक्स होगा वो कहां से कहां तक होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू एक्स तक रहेगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना ही है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, एक चीज और समझ लेना, जो ट्रांसमिटेंस है और जो एब्जॉर्बेंस है ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सैंपल है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हुए बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि एक सैंपल रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास इन रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो मान लेते हैं कि 50 इंटेंसिटी है, बस ऐसे समझने के लिए हम ले लेते हैं। तो यहां से जो हमारे पास इंटेंसिटी निकल रही है, ठीक है, वो हम कह रहे हैं कि यहां पर इंटेंसिटी घटकर 20 हो चुकी है। तो यहां पर जो हमारे पास ये सैंपल है, या सैंपल क्या की है, या सैंपल के द्वारा क्या किया गया है कि 30% इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइट आ रहा है जिसके पास 100% इंटेंसिटी है, ठीक है, और वह जब इस सैंपल से गुजर रहा है तो उसके पास 50% इंटेंसिटी बच रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, सैंपल ने 50% इंटेंसिटी को क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये कहलाता है एब्जॉर्बेंस। और जो हमारे पास यहां पर निकल रहा है इंटेंसिटी, वो कहलाता है ट्रांसमिटेंस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, छोटा सा बहुत पॉइंट है लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में ये डिफरेंस होता है। आइए चलिए यहां पर बात करते हैं। अब अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा log आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, आई नॉट से आई तक होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हमारे पास सी रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा, सी रहेगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पर तो x मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, बस हमने इंटीग्रेशन किया है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अगर आपको आता है इंटीग्रेशन तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो शायद ये लाइन आपको याद करना पड़ जाए, ठीक है। आइए चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओ और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, लॉग और माइनस लॉग आई यहाँ पर पहले रखा जाएगा, तो आई हो जाएगा माइनस लॉग आई नॉट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर एप्सिलॉन रहेगा, सी रहेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो log m माइनस log n लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा log i अपॉन में आई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। यहाँ पर क्या मिला, एप्सिलॉन, यहाँ पर c, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस x मिल जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, log i अपॉन में आई नॉट मिल रहा है, इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन c और x हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन आप सभी के सामने लिखा गया है, ठीक है, हियर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हियर जो हमारे पास log i अपॉन में आई नॉट लिखा गया है, ठीक है, इस इसे हम एक नाम से जानते हैं, जो log i अपॉन में आई नॉट होता है इसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल के नाम से जानते हैं। एंड और इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, और इसे हम कुछ चीजों से डिनोट करते हैं। किस नाम से डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए। अब जब हम ए से अगर इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल मतलब समझ ही गए होंगे कि सैंपल के द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये सभी वैल्यूज इस पर डिपेंड करते हैं, log i अपॉन में आई नॉट पर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू लिखा जाता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, तो ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन सी इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अगर मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि एक्चुअली हमारा काम तो यहीं पर खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपसे जब एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं,
सब्जेक्टिव है तो आपसे तो पूरा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। फंडामेंटल लॉज आप बताइए कि स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बताना रहता है। लेकिन जब आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपसे बोला जाता है कि जो हमारे पास एप्सिलॉन है, जिसे हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिलिटी कोफिशिएंट, इसका यूनिट कितना होता है ये हमें बताना रहता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं, कई बुकों में आप देखेंगे तो जो x लिखा गया है यहां पर l के बराबर ले लिया जाता है, यानी कि पाथ लेंथ को x से हमने सपोज करते हुए चला है, लेकिन कई बुकों में इसे यल के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, a इज इक्वल टू एप्सिलॉन c यल के नाम से भी देखने को मिल सकता है। अब यहां पर हमने कहा कि हमसे पूछा जाता है, जब आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपसे बोला जाएगा कि एप्सिलॉन का यूनिट बताइए। तो एप्सिलॉन का यूनिट कैसे निकाला जा सकता है, a अपॉन में c इंटू एक्स की सहायता से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे निकालने का मैं तरीका समझा देता हूं। देखो, ए तो हमारे पास यहां पर लिख देता हूं कि ए तो हमारे पास ऑलरेडी एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल है, और एप्सिलॉन भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सी भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक्स भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल जो होता है ये एक्चुअली एक वैल्यू होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारे पास C लिखा गया है, ये जो C लिखा गया है ये एक्चुअली क्या होता है, यह एक कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन होता है। X जो होता है वह पाथ लेंथ होता है। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन का हम यूनिट पर बात करते हैं तो हमारे पास मोल पर लीटर होता है। ठीक है, और x जो होता है वह एक्चुअली पाथ लेंथ है, तो लेंथ का मात्रक या तो मीटर में ले सकते हैं या तो सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, आप लोग इतनी चीजों को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके यूनिट पर बात कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर पहले कुछ चीजों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके यूनिट पर बात करते हैं। एक्चुअली जो मैंने आपको समझाया है कि हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है वह किस चीज को डिनोट करता है, उसी के बारे में मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया कि हमारे पास जो यह इक्वेशन बना है, लेट अस सपोज कि पता नहीं कौन सा नंबर इक्वेशन बनेगा, मान लेते हैं हमारे पास अल्फा इक्वेशन बना है। ठीक है, तो ये जो अल्फा इक्वेशन है, अल्फा एप्सिलॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। जो हमारे पास एप्सिलॉन है वह किससे रिलेटेड है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल से रिलेटेड है। और यह भी कहा जा सकता है कि हमारे पास जो एप्सिलॉन है वह डायरेक्ट रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से। ठीक है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। आइए चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहां पर एप्सिलॉन क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, जिसे हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिलिटी कोफिशिएंट, वो क्या करता है, वह इस चीज के बारे में बताता है कि हमारे पास जो सैंपल है वह कितने स्ट्रांगली तरीके से लाइट के या फिर रेडिएशन के इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब किया है। अब ये जो एप्सिलॉन होता है इसका जो यूनिट होता है इसको अब हम निकालने वाले हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो सैंपल होता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल जो होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर एप्सिलॉन का हम यूनिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस का कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, अपॉन में हमारे पास जो C लिखा गया है या मोलर कंसंट्रेशन है, तो मोलर कंसंट्रेशन को नॉर्मल तौर पर इसका जो यूनिट होता है वह होता है मोल पर लीटर, लेकिन मोल पर लीटर को यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको आई थिंक बाद में हमें इसे इरेज भी करना रहेगा। तो मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं फिलहाल लिख दिया कि मोल पर लीटर होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास x लिखा गया है इसका या तो सेंटीमीटर में लेते हैं या तो मीटर में लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि मीटर में ले लिया मैंने। ठीक है, तो चूंकि अगर हमारे पास यल लिखा गया है, यल मतलब हो गया हमारे पास मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो यल लिखा गया है इसका मतलब हो गया हमारे पास मीटर क्यूब, और जो ये 3 पावर है और ये यहाँ पर 1 पावर है, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 पावर, और ये यम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मध्य गुणे मध्य बा गुणे बा, तो यम स्क्वायर बटे कितना मिलेगा, मोल मिलेगा। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन का एक यूनिट ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, एक यूनिट हमारे पास मिल रहा है मीटर स्क्वायर अपॉन में मोल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा यूनिट है, इसे हम कहते हैं SI यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी यूनिट्स हो सकते हैं, आइए चलिए उन पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर इसके अलावा यूनिट्स पर हम बात करते हैं तो चूंकि एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल का कोई भी यूनिट नहीं है, और हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट कई बार लिखा जाता है, जो हमारे पास मोल पर लीटर लिखा गया है, इसे कई बार लिखा जाता है कैपिटल M से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल M, और जो हमारे पास x लिखा गया है इसे सेंटीमीटर में अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स अपॉन में मोलर इनवर्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे, यम कैपिटल M को मोलर इनवर्स पढ़ेंगे, मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये भी हमारे पास एक यूनिट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, मोलर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी मिल गया। ठीक है, और अगर इसी को ऐसे भी लिखना चाहें कि हमारे पास मोल पर लीटर के फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, एक यूनिट और भी मिल जाएगा हमारे पास। ये यल को कैपिटल यल से लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यल मोल इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। चूंकि यल जो है वह तो ऊपर चला जाएगा तो उस पर इनवर्स बनेगा नहीं, तो एक और हमारे पास क्या यूनिट मिला, यल और मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल तौर पर जो सेंटीमीटर इनवर्स होता है इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, मीटर में ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन वो सभी चीज़ें केसेस पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल ये सभी इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ें हैं नहीं, बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने बात कर लिया कि हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हमने बात किया कि लैम्बर्ट्स लॉ और बीट्स लॉ क्या होते हैं, इसको हमने समझ लिया। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव हैं, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं तो आपको ये बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जा सकते हैं। बोल दिया जाएगा कि एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को इस लेक्चर में कितनी चीज़ें समझ में आई हैं और कितनी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखें तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।